गोशे आफियत। इस प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं जनाब जी अलाना। तो लीजिए प्रोग्राम सुनिए, गोशे आफियत। अलाना साहब, जब आप बल्दिया कराची के पहले मेयर मुंतखब हुए तो उस वक्त कराची के वो कौन से मसाइल थे जिन पर आपने तवज्जो दी थी? मैं कराची शहर का मेयर मई 1948 में मुंतखब हुआ था और वो इब्ता और कराची शहर में बहुत बड़ी तादाद में मुहाजिर हमारे भाई हिंदुस्तान से लुटे पिटे हुए आ रहे थे कराची में। तो सबसे बड़ा मसला कराची शहर के सामने और बल्दिया के सामने था मुहाजिरों की आबादी का। तो उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हमारी थी जी। और मुझे याद है कि सन 1950 में उसके बाद 1950 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनीवा में जी, जिसमें एक सवाल था कि बड़े शहरों में रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे कम हों। बड़े शहरों में तो कराची सारे दुनिया की कैपिटल्स जो हैं उनके मेयर्स को इनवाइट किया था। तो मुझे भी, चूंकि मैं कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, मुझे इनवाइट किया गया था और हर मेयर ने अपने शहर की जो मुश्किलात थे, मसाइल थे, वो सामने पेश किए स्टेटिस्टिक्स के जरिए। आखिर में मैं जब खड़ा रहा और मैंने कराची के आदाद और शुमार जब पेश किए कि 1947 में पाकिस्तान से पहले क्या आबादी थी, अब क्या है, तो वो हैरत में रह गए कि इतने बड़े मसाइल एक शहर के हो गए कि जहाँ 2 लाख की आबादी थी यकायक 2-3 साल में 10 लाख के करीब आ पहुंची है। तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने था वो की आबादी। अलाना साहब, आप तो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन भी रहे हैं। क्या आप उस दौर का कोई खुशगवार जाती तजुर्बा हमारे सुनने वालों को सुनाएं? भाई, उस जमाने में सियासत भी ऐसी थी कि सियासत में काम करना फख्र महसूस करता था इंसान। उसके बाद एक जमाना ये आया, लोगों को कहा गया कि ये सियासी लीडर जो हैं उनसे दूर भागो जी। लेकिन उस जमाने में कि जब सियासत अच्छी समझी जाती थी और बड़े शौक से हमने काम किया और जिंदगी का बेशतर हिस्सा सियासत में सर्व किया, तो बहुत से मौके ऐसे गुजरे जिससे मेरी जिंदगी में मैं मुतासिर हुआ जी। लेकिन एक वाक़या बड़ा दिलचस्प है, वो ये है जी कि सन 1946 में जी सिंध असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे और मैं सिंध मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी था। 60 असेंबली के मेंबर्स थे सिंध असेंबली में और 35 मुसलमानों की नशिस्तें थी, 22 हिंदुओं की, 3 यूरोपियंस की। लाजमी था ये कि हम 35 की 35 नशिस्तें जीतते, क्योंकि 30 अगर जीतते या कम जीतते और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री नहीं बन सकती थी। तो कायद आजम ने मुझे कहा कि मैं 100 वॉलंटियर्स तुम्हें भेजूंगा अलीगढ़ से, जो काम करेंगे आकर एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें मुकाबला बड़ा सख्त था और वो पॉलिटिकल लीडर खड़ा था मुस्लिम लीग के नुमाइंदे के मुकाबले में जो मुस्लिम लीग की बड़ी शिद्दत से मुखालिफत करता था, कायद आजम की मुखालिफत, पाकिस्तान की मुखालिफत। तो मैंने कोटरी में हेडक्वार्टर्स बनाए, 1 महीना मैं रहा और जब वॉलंटियर्स आए वहाँ 100 वॉलंटियर्स मुस्लिम लीग से, जिनका लीडर ATM मुस्तफा था, तो मरहूम मिनिस्टर जो थे, और मंजर आलम जी, मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, मुसलमानों में जाके तबलीग करनी पड़ेगी, खाने पीने का तुम्हें मिलेगा नहीं और कम से कम 15-20 रोज बाकी हैं इलेक्शंस के लिए, ऊँटों पे जाना पड़ेगा। बेचारों ने ऊँट देखा भी नहीं था। तो मैंने कहा खाने का नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ आपको खजूर और चने दे देता हूँ, ड्राई राशन, उस पर गुजारा करना होगा 15-20 रोज। किसी एक शख्स ने बेचारे ने ये नहीं कहा कि भाई ये कैसे होगा, तो उनको ये राशन दिया गया और मंजर आलम के जरिए सिर्फ उन्होंने मुझे कहना भेजा कि भाई कम से कम 1 पैकेट सिगरेट का रोजाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये ऐसा वाक़या है कि जिससे मुझे ये अंदाजा लगा कि ये हमारे नौजवान, उनका जज्बा जो था मुल्क के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए, वो काबिल कदर जज्बा था।
अलाना साहब, एक मुस्लिम लीगी और कायद आजम के समान निगाह की हैसियत से क्या आप बता सकेंगे कि कायद आजम की शख्सियत के किस पहलू ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? वैसे तो बहुत से ऐसे पहलू कायद आजम की जिंदगी के थे जिनसे हर शख्स मुतासिर हुआ है, लेकिन एक वाक़या अगर मैं बयान करूं उसी दौर का 1946 का जो सिंध असेंबली के इलेक्शंस का जो मैंने अभी जिक्र किया था, कि उस दौर में इसी सीट पे जहां सख्त मुकाबला था, कायद आजम ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी कि मुस्लिम लीग कैंडिडेट को किसी भी कीमत पे यहाँ से जीतना चाहिए। तो मैंने कहा था ठीक है। फिर मुझे उन्होंने नसीहत की और कहा कि देखो, ये पैसे जो हैं वो प्रोपेगेंडा पे, मीटिंग्स करने पे, इश्तिहार छपाने में, मौलवियों को दे के पैसे तकसीम करके कि भाई मीटिंग जाके देहातों में करें, उस पर खर्चा करना। लेकिन अगर वोट खरीद करने पर 1 रुपया भी तुमने खर्चा किया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और अंग्रेजी में उन्होंने ये कहा कि आई प्रेफर डिफीट टू डिसऑनेस्टी, कि मैं इसको पसंद करूंगा कि शिकस्त हो जाए मेरी, लेकिन बेईमानी करने पे मैं खुश नहीं हूँ। तो इस पहलू ने कायद आजम के मुझे बड़ा मुतासिर किया। अलाना साहब, आपके सफरनामे देश प्रदेश के मुताले से अंदाजा हुआ कि आपने आलमी इदारे मेहनत में पाकिस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदगी की। तो क्या आप बता सकेंगे कि आपकी कोशिशों का हमारे मुल्क के मसाइल मेहनत पर क्या असर हुआ? मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी का 1948 से लेकर 1960 तक गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा। 12 साल तक। तो उसके दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि बैनुल अक़वामी सतह पर ये लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, उसके लिए हमने कोशिश की। और शायद कोई ऐसा हिस्सा होगा दुनिया का कि जहां हम नहीं गए। मैं खुद मसलन इसी सिलसिले में 50-60 मुल्कों में मैंने दौरा किया है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसे कहते हैं, वो तो सिर्फ लेबर लॉज के बनाने के लिए गाइडलाइंस मुहैया करती है। उसके बाद उसको अमली जामा पहनाना नेशनल लेवल पर, वो तो नेशनल गवर्नमेंट का काम होता है। अलबत्ता ये था कि पाकिस्तान में भी ट्राईपार्टाइट नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमारी हुकूमत बुलाती थी। तो उन कॉन्फ्रेंसेस में हम हमेशा ये कहा करते थे कि जो भी लेबर लॉज ILO ने गाइडलाइंस के तौर पर पास किए हैं, उनको अमली तौर पे यहाँ अमल में लाना चाहिए। अलाना साहब, आप ऐवान तिजारत और सनत के बानी भी हैं, तो क्या आप बताएंगे कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की सनती तरक्की के लिए कौन से अनासर ज्यादा अहमियत रखते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और मुझे इस सवाल में, जैसे मैंने अर्ज किया था कि 12 साल तक मैं ILO में काम कर चुका हूँ, मगर मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल जो इक्तिसादी हालत को एक मुल्क के बेहतर बना सकते हैं, वो है ये कि लेबर और मैनेजमेंट, इंतजामिया और मजदूर, उनके दरमियान सही और प्रोग्रेसिव राब्ता कायम रहे। ये मजदूर ये समझें कि ये कारखाना जो चल रहा है ये हमारा है, इससे हमें फायदा है। और जो इंतजामिया हो वो ये समझे कि अगर ये कारखाना पैसे कमाता है तो पहला हक मुनाफे पर मजदूरों का है और मजदूरों की हालत बेहतर से बेहतर बनानी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जिस मुल्क में इस किस्म की आउटलुक है तो वो मुल्क जल्दी से तरक्की करता है इक्तिसादी फील्ड में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए और मजदूर और इंतजामिया के दरमियान बेहतर से बेहतर राब्ता रहे, उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। अलाना साहब, यूं तो आपकी शख्सियत हमगीर है, लेकिन आपकी शायराना और अदबी सलाहियतों ने शायद इन तमाम खुसूसियतों पर गलबा पा लिया है। क्या आप बता सकेंगे कि एक सियासी लीडर, एक मसरूफ सनतकार और एक सरगर्म समाजी रहनुमा ने अचानक एक दर्दमंद शायर
ارے صاحب اکتوبر 1958 میں ایک سیاسی لیڈر کر ہی کیا سکتا تھا بیچارہ. اس زمانے میں یہ ہوا کہ ساری زندگی تو ہم رہے مصروف سیاست میں اور تربیت پائی سیاسی میدان میں، اور وہ سیاسی میدان ہم سے چھینا گیا. اب میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ میں صرف پیسے کماتا رہوں، بزنس کرتا رہوں، اس کے علاوہ کچھ کام ہی نہ ہو. تو میں نے خیال کرنے لگا کہ اب سیاست تو ختم ہو گئی، اب کرنا کیا چاہیے. تو پہلے میں نے سوچا کہ لکھنا چاہیے. لکھنے کے لیے یہ خیال آیا کہ اگر روز لکھتا ہوں، نثر لکھتا ہوں، تو خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے. خیالات کا اظہار کرنا اس وقت دشوار تھا. تو میں نے سوچا چلو بھائی پوئٹری لکھنا شروع کر دو، نظم لکھنا. اور کیونکہ نظم میں تو ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں کہ جس سے آپ کو بند کیا جائے. ہاں وہ تو ایک اور چیز ہے، اور پوئٹک لائسنس بھی ہوتا ہے. اور میں نے اس لیے پوئٹری لکھنا شروع کیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے زندگی بھر میں کبھی ایک لائن بھی پوئٹری کی کبھی نہیں لکھی. اور انگریزی میں لکھنے لگا، اور خوش قسمتی تھی میری کہ امریکہ اور انگلینڈ کے میگزینز میں بہت جلد میرے پوئم شائع ہونے لگے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مختلف یورپین زبانوں میں میری شاعری کا ترجمہ ہونے لگا، مثلا پورچوگیز زبان میں، چیک زبان میں، رشین میں، فرینچ، اٹالین، جرمن، اسپینش میں. بڑا کام ہوا اس کا مطلب یہ. بس اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہوئی. اردو شاعروں میں آپ کس سے متاثر ہوئے؟ نہیں، اردو شاعری تو بہت رچ ہے، اور بہت سے اردو شعراء ایسے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ کہنا کہ یہ سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن اگر مجبور کیا جائے تو شاید میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ مجھے غالب بہت پسند ہے. تو غالب کی کون سی غزل علامہ صاحب آپ کو سب سے زیادہ؟ ارے صاحب غالب کا کہ ہر غزل تو ایک موتی کے جیسے ہے، لیکن میوزک کے لحاظ سے اور پوئٹری کے لحاظ سے مجھے غالب کا غزل مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے وہ بہت پسند